Hello everyone and welcome to all. My name is Karan Gujarati और आज के इस वेबिनार में हम चेक करेंगे ई इनवॉइस से रिलेटेड जितने भी निटी ग्रिटी है, कैसे इनवॉइस बनाते हैं, क्या होता है ई इनवॉइस, किस किस पर एप्लीकेबल है, कौन से डॉक्यूमेंट पे एप्लीकेबल है, वो सभी चीजें जितनी भी उससे इम्पोर्टेंट चीजें हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड, वो आज के इस वेबिनार में हम चेक करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसकी कि कैसे हम बिजी के साथ ई इनवॉइस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ आसान बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ई इनवॉइस इन बिजी। कैसे बिजी के अंदर हम ई इनवॉइस बनाते हैं, ई इनवॉइस बिजी के अंदर कैसे बनाते हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि ई इनवॉइस होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसकी नीड है, क्या हम एलिजिबल हैं इनवॉइस के लिए कि नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे। तो ये सारी जितनी भी निटी ग्रिटी है उससे रिलेटेड वो आज के हम वेबिनार में चेक करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ई इनवॉइस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि ई इनवॉइस होता क्या है। तो ई इनवॉइस एक सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है एक सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किया जाता है कि वो इनवॉइस करेक्ट है नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो इनवॉइस एक सिस्टम है जिसके थ्रू इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किया जाता है। अब ये ऑथेंटिकेशन और ये ऑथेंटिकेट कौन करता है, तो उसके लिए एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसको नियुक्त किया गया है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे इनवॉइसेस जितने भी उसके पोर्टल पे आएंगे वो सारे इनवॉइसेस को ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट में एक यूनिक आईआरएन नंबर मिलता है। आईआरएन नंबर मींस इनवॉइस रेफरेंस नंबर। हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट में आईआरएन नंबर होगा, यूनिक आईआरएन नंबर होगा, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो ये होता है पूरा अपना इनवॉइस का प्रोसेस। फिर उसके बाद उस आईआरएन नंबर को हमें अपने इनवॉइस पे मेंशन करना होता है, तभी वो इनवॉइस ऑथेंटिकेट और वैलिड माना जाएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये इनवॉइस किस पे एप्लीकेबल है, कौन कौन सी चीजें इससे एग्जेम्प्ट है, इसमें कौन से टर्नओवर वाले लोग आते हैं, कब से क्या है, वो सारी डिटेल्स धीरे धीरे आगे के सेशंस में, आगे के इनवॉइसेस, आगे के स्लाइड्स में चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन इसके में एप्लीकेबल है, किसको इनवॉइस बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट पे इनवॉइस बनाना है। तो अभी तक का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जिसका भी टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा का है वो इनवॉइस के लिए एलिजिबल है। अब क्या इनवॉइस सभी डॉक्यूमेंट्स पे बनाएगा वो जो भी 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा का है? तो नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट, और एक्सपोर्ट सप्लाईज, ये तीन अगर डॉक्यूमेंट टाइप है तो उस पे वो इनवॉइस बनाएगा। सेकेंड, एग्जेम्पशन, कौन कौन सी चीजें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से सेगमेंट इससे एग्जेम्प्ट हैं। तो सबसे पहले हम सेगमेंट देखते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट इससे एग्जेम्प्ट है। तो जिसमें अगर आप बात करें तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी, वो ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट है, उनको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, उनको भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट के अंडर कैटेगरी में आते हैं। मल्टीप्लेक्स, सिनेमाज वगैरह, चाहे कितने का भी टर्नओवर हो उनका, उनको इनवॉइस से एग्जेम्प्ट रखा गया है, उनको इनवॉइस से बाहर रखा गया है। एससीजेड यूनिट, वो भी इनवॉइस से बाहर है। अब आते हैं टर्नओवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टर्नओवर। पूरे इनवॉइस टर्नओवर का ही खेल है। तो टर्नओवर क्या है? तो जब सबसे पहले जब इनवॉइस इंडिया में आया था, 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इसका टर्नओवर 500 करोड़ होगा। तो जिस भी बिजनेस का टर्नओवर 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा का होगा वो इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल थे, पहले जब इनवॉइस सबसे स्टार्टिंग में आया था 1 अक्टूबर 2020 को। फिर नेक्स्ट इसमें सेकेंड फेज आया। सेकेंड फेज में गवर्नमेंट ने टर्नओवर को रिवाइज किया और
जब 1 जनवरी 2021 से इसका टर्नओवर को घटा के डिक्रीज करके 100 करोड़ करा गया, 100 करोड़ हो गया। फिर थर्ड फेज में 1 अप्रैल 2021 को इसका टर्नओवर फिर से कम किया गया, 50 करोड़ किया गया। फिर 1 अप्रैल 2022 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसमें इसका टर्नओवर 20 करोड़ है, जो कि अभी भी करंट में चल रहा है। एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 से इसका टर्नओवर हो जाएगा 10 करोड़। तो जिसका भी टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा का होगा वो ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो हम में आप में से जो भी लोग होंगे वो ध्यान से आखिरी तक इस वीडियो को देखें, इस वेबिनार में जुड़े रहें, जिससे इसकी जितनी भी डिटेल्स है हम आप तक पहुंचाएंगे। अब टर्नओवर कैसे डिसाइड होगा, मतलब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया 10 करोड़ है, बट ये कैसे कैलकुलेट होगा टर्नओवर? कौन से साल का टर्नओवर लेके चलेंगे, या एज्यूम करेंगे कि हाँ हमारा इस साल का टर्नओवर 10 करोड़ हो जाएगा तो हम इनवॉइस बनाए? तो जब से जीएसटी आया, जीएसटी कब से आया, तो 1 जुलाई 2017 से, तब से लेके आज तक में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, अगर अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 20 करोड़ का टर्नओवर गया है, देन आप एलिजिबल हो इनवॉइस के लिए। फिर वो लास्ट ईयर अगर 20 करोड़ हुआ नहीं हुआ उससे मैटर नहीं करता, इस साल होगा नहीं होगा उससे मैटर नहीं करता। आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 जुलाई 2017 से लेके आज तक की डेट में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ है 20 करोड़ से ज्यादा या 20 करोड़, तो आप एलिजिबल हो। वो इस साल होगा नहीं होगा वो अदर थिंग है, लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेम वैसे ही अगर हम 1 अक्टूबर 2022 से बात करें जो कि आने वाला है, उसमें आपका 10 करोड़ हो जाएगा। तो आप 1 जुलाई 2017 से लेके आज की डेट तक में अगर आप 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, देन उस केस में आप एलिजिबल हो ई इनवॉइस बनाने के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे आप ई इनवॉइस बनाओगे, किसके किसके लिए आप ई इनवॉइस बनाओगे? तो B2B के लिए, B2G के लिए, और एक्सपोर्ट सप्लाईज। B2C आपका एग्जेम्प्ट है, आपको B2C पे कोई भी इनवॉइस वगैरह नहीं जनरेट करना। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें एक चीज और बता दूं, टर्नओवर पे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक ब्रांच है दिल्ली में, एक ब्रांच है आपकी मुंबई में, दोनों के जीएसटी नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा क्योंकि आपके दोनों स्टेट डिफरेंट हो गए। तो टर्नओवर आपका जीएसटी बेस्ड होगा या कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली में 5 करोड़ की सेल कर ली, टर्नओवर था, और मुंबई महाराष्ट्र में या मुंबई में आप ले लो 7 करोड़ का था टर्नओवर। तो अब क्या आप एलिजिबल होगे 1 अक्टूबर 2022 से? क्योंकि ये तो टर्नओवर 12 करोड़ हो गया। अगर हम जीएसटी बेस लेके चलें तो दिल्ली का 5 करोड़, उधर 7 करोड़, तो हम एलिजिबल है या नहीं है? तो मैं क्लियर कर देता हूँ, टर्नओवर जो कैलकुलेट होगा वो जीएसटी बेस्ड ना होके पेन बेस्ड होगा, क्योंकि एक पेन पे मल्टीपल जीएसटीएन हो सकते हैं। तो पेन बेस पे होगा और उस सिनेरियो के हिसाब से आप एलिजिबल हो जाओगे ई इनवॉइस के लिए। अब टर्नओवर में भी कौन कौन सी सप्लाईज को हम कैलकुलेट करेंगे? क्या एग्जेम्प्ट सप्लाई टर्नओवर के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे? हो सकता है हमारी 8 करोड़ की एग्जेम्प्ट सप्लाई हो और 5 करोड़ की सिर्फ टैक्सेबल हो, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे टोटल टैक्सेबल सप्लाई प्लस टोटल एग्जेम्प्ट सप्लाईज प्लस इंटर स्टेट सप्लाईज, इन तीनों को ऐड करके चलेंगे, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाईज को हम लेके चलेंगे। अब इसमें से कौन सी चीजें एक्सक्लूड रहेंगी? तो नॉन जीएसटी सप्लाईज जो भी होंगी, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता। तो अगर आपका पेट्रोल टाइप का बिजनेस है, आप उस वेट लगाते हैं पेट्रोल पे, देन उस केस में वो नॉन जीएसटी सप्लाई है और वो आपके टर्नओवर में ऐड नहीं होगा। तो टर्नओवर कैलकुलेट करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपका पिछले 2017 से लेके अब तक में, 1 जुलाई 2017 से लेके अब तक में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10 करोड़ क्रॉस किए हैं, देन आप 1 अक्टूबर से एलिजिबल हो जाएंगे ई इनवॉइस के लिए। नेक्स्ट, जरूरत क्या है, नीड ऑफ ई इनवॉइस। तो स्टैंडर्डाइजेशन, गवर्नमेंट ने कुछ चीजें फिक्स कर रखी है कि आपको उस इनवॉइस पे अपने ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका अपना जीएसटी नंबर, पार्टी का जीएसटी नंबर, बिलिंग शिपिंग डिटेल, HSN कोड,
टैक्स परसेंटेज। तो इसी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इनवॉइस की नीड पड़ी कि आप इनवॉइस बनाएंगे और देन उसको इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट किया जाएगा। सीमलेस रिकंसिलेशन, रिकंसाइल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल लाया आईटीसी एलिजिबिलिटी के लिए कि अगर सामने वाली पार्टी ने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको भी उसका क्लेम नहीं कर सकते या आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो जब तक सामने वाली पार्टी रिटर्न फाइल नहीं करती। तो जब ई इनवॉइस बनेगा तो ई इनवॉइस बनते ही क्या होगा, जैसे ही इनवॉइस बनेगा वैसे जीएसटीआर 1 पे भी वो डिटेल रिफ्लेक्ट करने लगेंगी। तो जैसे ही वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगी देन आप एलिजिबल हो जाओगे उसका आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो सीमलेस रिकंसिलिएशन, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेसर कॉम्प्लायंस, कोई भी ऐसा पेपर वर्क नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहीं लाइन नहीं लगाना, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना। सिंपल आप इनवॉइस के पोर्टल पे जाके आप एलिजिबिलिटी अपनी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑटोमेशन, सब कुछ ऑटोमेट है। जैसे ही आप इनवॉइस बनाओगे वैसे ही आपका जीएसटीआर 1 के अंदर आपकी पूरी डिटेल्स वगैरह सब जगह पे शो करने लगेंगे। एलिमिनेशन ऑफ फेक इनवॉइसेस, आप फेक इनवॉइसेस से बच सकते हैं। फेक इनवॉइसेस आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि अगर इनवॉइस बना हुआ है तो फिर उसी वाउचर नंबर को किसी और को आप इशू नहीं कर सकते क्योंकि हर एक इनवॉइस का यूनिक आईआरएन नंबर मिलेगा आपको पोर्टल से। तो इसके लिए फेक इनवॉइसेस से बच सकते हैं। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, सभी जगहों पे इंफॉर्मेशन होगी, आप कहीं से भी इजिली उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है नीड ऑफ ई इनवॉइसेस। फिर बेनिफिशियल, अब बेनिफिशियल को हम कनेक्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से जिसका नाम है बिजी। सबने नाम सुना होगा, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब बेनिफिट क्या है, तो अगर मान लेते हैं अभी बिजी को साइड में रखते हैं तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं कंप्यूटर में आप इनवॉइस बनाएंगे सबसे पहले, एंड देन फिर पोर्टल लॉगिन करके आप क्या करेंगे, इनवॉइस बनाएंगे। तो डबल डबल काम होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा और एरर के भी बहुत से चांसेस हैं। हो सकता है आपने इनवॉइस में कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हो वो आप पोर्टल पे नहीं डाल पाए या भूल गए या कुछ भी XYZ। तो उस केस में अब लेके आते हैं सॉफ्टवेयर को, बिजी सॉफ्टवेयर को। अगर आप बिजी के अंदर इनवॉइस बनाते हैं देन उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल इनवॉइस को सेव करेंगे एंड एक क्लिक करेंगे और आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। सीधा इंफॉर्मेशन आपकी सब कुछ एनआईसी पोर्टल पे चली जाएगी, एनआईसी पोर्टल से आपका ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे चली जाएगी। तो इससे आपका टाइम बचा, कॉस्ट बची, मिस्टेक के चांसेस कम हुए क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप एक छोटा डॉट का भी मिस्टेक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको इमीडिएट वार्निंग देगा कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप पहले इसको ठीक करें। तो आप मिस्टेक से बच सकते हैं, कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और इजीली आप बिजी में ही इनवॉइस की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कौन से इनवॉइस का ई इनवॉइस बन गया, कौन से इनवॉइस का ई इनवॉइस बनना था जो कि मैंने नहीं बनाया। तो वो सब कुछ इजीली आप बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब आते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो कंपनी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बताना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस वगैरह आप बताओगे, पिन कोड बताएंगे, कंपनी का नेम बताएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा। एंड देन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको वेट जीएसटी के अंदर ई इनवॉइस का फीचर इनेबल करना होगा। ये कैसे होगा सब अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर जीएसपी रजिस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको सॉफ्टवेयर से, बिजी सॉफ्टवेयर से अगर आपको ई इनवॉइस बनाना है देन उस केस में आपको जीएसपी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जीएसपी क्या होता है, तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर ये सॉफ्टवेयर की डिटेल्स को पोर्टल तक ले जाने में हेल्प करते हैं, ये मीडिएटर का काम करते हैं। डायरेक्टली हम पोर्टल पे नहीं हिट कर सकते, इसके लिए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है जो कि हमारी डिटेल्स को एनआईसी तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से आईआरएन ले आकर हमारे अपने डेटाबेस में फीड करते हैं। कॉन्फ़िगर मास्टर, आप मास्टर्स वगैरह क्रिएट करेंगे जिसमें आप पार्टी क्रिएट करोगे, मटेरियल सेंटर, यूनिट, करेंसी, अगर आप मल्टी करेंसी में बिलिंग करते हैं तो आप मल्टी करेंसी बनाएंगे। कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री यूज करते हैं तो कंट्री को आप डिफाइन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। तो इस तरीके से आप मास्टर क्रिएट करेंगे एंड देन उसके बाद वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिर नेक्स्ट, अब फीचर एंड ऑप्शन में
जब आप फीचर एंड ऑप्शन के अंदर वैट जीएसटी के अंदर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी, जिसमें आप ई इनवॉइस रिक्वायर्ड यस करेंगे एंड जीएसपी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप बताओगे। अब ये जीएसपी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा, जीएसपी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ई वे बिल पोर्टल को लॉगिन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जीएसपी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ई वे बिल का पोर्टल लॉगिन करना है और ई वे बिल के पोर्टल से आपको जीएसपी रजिस्टर करना है और जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप बिजी के अंदर जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। अब जीएसपी मल्टीपल्स होंगे, बहुत सारे जीएसपी होंगे, तो हमें कौन सा जीएसपी सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास जो है डुअल जीएसपी रजिस्ट्रेशन है, डुअल जीएसपी है हमारे पास। पहला जो जीएसपी है वो है वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। आप जब ईवे बिल पोर्टल लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएंगे, जीएसपी सेक्शन में जाएंगे, देन वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में ये दोनों जीएसपी का नाम मिलेगा। मल्टीपल जीएसटी होंगे, उसमें से आपको वेबटेल सेलेक्ट करना है और उस वेबटेल पे आपको जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है एंड देन सेम प्रोसेस आपको पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी करना है। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही जीएसपी था, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट। अभी हमने रिसेंटली एक और जीएसपी के संग हैंडशेक किया। जरूरत इसलिए पड़ी दूसरे जीएसपी से हैंडशेक करने की, क्योंकि अगर वेबटेल का सर्वर डाउन है, देन उस केस में प्रॉब्लम ना हो, देन उस केस में काम ना रुके, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी लोड होंगे वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा पिनेकल पे। उसके लिए किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करना है इन दोनों जीएसपी पे और बिजी के अंदर मेंशन करना है। ध्यान रहे, जीएसपी रजिस्ट्रेशन हम ईवे बिल के पोर्टल से करेंगे। नेक्स्ट मास्टर कॉन्फ़िगर करेंगे। मास्टर कॉन्फ़िगर में मटेरियल सेंटर अगर हमारा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, पार्टी क्रिएट करेंगे जिससे हम डील करेंगे, जिसको हम सेल करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे, आइटम की यूनिट क्रिएट करेंगे, कंट्री, करेंसी, बिल सन्ड्री, ये सब कुछ हम मास्टर्स में जनरेट करेंगे। एंड देन वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें एक फीचर को यस करना है जिसका नाम होता है जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग, कि जैसे ही हम इनवॉइस बिजी के अंदर इनवॉइस को सेव करें, वैसे ही ऑटोमेटिकली इनवॉइस के लिए मेरे से पूछ ले। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग, उसको आपको यस करना होगा। एंड सबसे टॉप पे आप देखोगे तो इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल बाय डिफॉल्ट यस होता है, अगर इनकेस आपने नो किया हुआ है देन उस केस को भी, इस ऑप्शन को भी हमें यस करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट डिटेल को। नेक्स्ट आप सेल बनाएंगे। सेल बनाने के बाद आपसे एक टैब आएगा जहां पे आपसे पूछेगा ऑटो जनरेट ई इनवॉइस, आप उसको यस करेंगे एंड देन ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस जनरेट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रिंट ई इनवॉइस। आप इनवॉइस को प्रिंट करेंगे। ई इनवॉइस आपके पास ई इनवॉइस भी विद इन बीजी, आपको उसके लिए पोर्टल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। विद इन बीजी आप रह के ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ई इनवॉइस का प्रिंट आउट ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट जब आप बिजी का प्रिंट आउट निकालेंगे टेक्स्ट इनवॉइस का, देन उसमें भी आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली ई इनवॉइस का क्यूआर कोड आ जाएगा जो कि मैंडेटरी है, जो कि मैंडेटरी है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब ये सारे स्टेप्स को अब देखते हैं बिजी के अंदर कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आइए मूव टू बिजी। बिजी के अंदर कंपनी लॉगिन किया। कंपनी लॉगिन करने के अंदर जो कुछ बातें प्रिकॉशंस लेने की है जब आप ई इनवॉइस वगैरह बनाएंगे, इससे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो परेशानी नहीं आएगी, परेशान नहीं होंगे। तो उसके लिए जब सबसे पहले आप जब कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसमें किस बातों का ध्यान रखना है। जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो जो मेन बात कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपको ध्यान रखने की है वो ये है कि आपको एड्रेस की डिटेल फिल करनी है और मिनिमम 2 लाइन का यूज करना है। एड्रेस बताना है और मिनिमम 2 लाइन का यूज करना है, लाइन 1 और लाइन 2। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरी एक लाइन में एड्रेस लिख दिया और नेक्स्ट लाइन, क्योंकि बोला गया था कि नेक्स्ट 2 लाइन यूज करना है, तो नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया, एमपी लिख दिया। तो इस तरीके से भी नहीं लिख सकते क्योंकि मोर देन 3 कैरेक्टर्स का यूज करना है एक लाइन में। तो आप एमपी ना लिख के पूरा नाम भी लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, या यूपी ना लिख के पूरा नाम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो मिनिमम 2 लाइन का यूज करना है और पर लाइन आपको मोर देन 2 कैरेक्टर स्पेसिफाई करने हैं।
देन नेक्स्ट अब हम करेंगे इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन। इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इसमें आप आएंगे वेट जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आएगा इनवॉइस रिक्वायर्ड, आपने कहा यस एंड देन कॉन्फ़िगर। यहाँ पे आप वेबटेल के लिए जो जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो बताएंगे, सेम वैसे ही पिनिकल के लिए जो भी आपने यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट किया होगा वो बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंपनी का प्लेस, यानी कहाँ पे कंपनी कंपनी किस सिटी से बिलोंग करती है वो, और उसका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ध्यान रहे आपको ईवे बिल पोर्टल पे जाना है और ईवे बिल पोर्टल पे जाके जीएसपी का रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ईवे बिल इनवॉइस दोनों बनाते हैं देन उस केस में दोनों के लिए सेम होगा जीएसपी यूजर नेम पासवर्ड, दोनों के लिए अलग अलग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ईवे बिल पोर्टल पे जाना है एंड देन उसको जनरेट करना है जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड, दोनों जीएसपी के लिए, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट और पिनेकल फिनसर्व के लिए। फिर उस केस में आप ईवे बिल के अंदर भी सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड इनवॉइस के लिए भी सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप मेंशन करोगे। फिर उसके बाद मास्टर कॉन्फ़िगर करेंगे। मास्टर में जब आप अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, जिस इसमें भी आपको एड्रेस की 2 लाइन कम से कम कंज्यूम करनी है और मोर देन 2 कैरेक्टर यूज करना है पर लाइन। सेकंड, अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर कंपलसरी और करेक्ट जीएसटी नंबर होना चाहिए। थर्ड, स्टेशन कंपलसरी है आपको बताना, पिन कोड कंपलसरी है बताना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि जब आप मास्टर क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान, अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, करेंसी, अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मल्टी करेंसी में बिलिंग करते हैं, देन उस केस में अगर आप कोई नई करेंसी जनरेट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो करेंसी है उसमें होगा, बट अगर आप कोई नई करेंसी क्रिएट करते हैं देन उस केस में आपको करेंसी कोड, करेंसी कोड फॉर ई इनवॉइस बताना कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट, मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर का हम यूज मैक्सिमम टाइम पे लोकेशन वगैरह के लिए करते हैं, अगर हमारा गोडाउन डिफरेंट डिफरेंट गोडाउंस है या डिफरेंट डिफरेंट डिस्पैच लोकेशन है हमारी, देन उस केस में हम मटेरियल सेंटर का यूज करेंगे और उसके अंदर भी हमें एड्रेस लाइन यूज करना कंपलसरी है, प्लेस यूज करना कंपलसरी है, पिन कोड एंड स्टेट। ध्यान रहे जहां पे भी एड्रेस आएगा वहां पे आपको 2 लाइन मिनिमम कंज्यूम करना ही करना है और पर लाइन 3 कैरेक्टर, मोर देन 2 कैरेक्टर यूज करना ही करना है। ये कुछ प्रिकॉशंस है जिससे आपका स्मूथली आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं पीजी के अंदर। फिर नेक्स्ट, यूनिट। यूनिट में यूनिट में आप जब कोई भी यूनिट आप जनरेट करोगे तो फिर यहाँ पे आपको बताना होगा यूक्यूसी। यूक्यूसी मींस यूनिट क्वांटिटी कोड फॉर ई इनवॉइस, तो आपको यूक्यूसी भी बताना पड़ेगा। ये आपको मेंशन नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना है कि ये जो पीसीएस है वो गवर्नमेंट की नजर में क्या है, उससे आपको टैगिंग करनी है। तो यहाँ पे आप सिंपल ड्रॉप डाउन आएगा, उसको आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो यूक्यूसी बताना है यूनिट के अंदर में एंड देन बिल सन्ड्री। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आपने बिजी में कंपनी बना रखी है उसमें काम कर रहे हैं और आप एलिजिबल हो जाते हो इनवॉइस के लिए 1 अक्टूबर से, देन उस केस में आपको सिंपल बिल सन्ड्री के अंदर राउंड ऑफ की बिल सन्ड्री होती है, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बिल सन्ड्री का नेचर अदर पहले सेलेक्ट होगा, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। अगर आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे देन उस केस में बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, बट अगर आप एग्जिस्टिंग है और आप 1 अक्टूबर से एलिजिबल हो जाते हैं देन उस केस में आपको यहाँ पे राउंड ऑफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मास्टर आपको कुछ इस तरीके से सारे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और जब आप क्रिएट करेंगे देन कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सेल के लिए इनवॉइस बनेगा। इसमें आप जब वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग का ऑप्शन आएगा, उसको आपको यस करना है। जनरेट ई इनवॉइस आफ्टर सेविंग बाय डिफॉल्ट नो होगा, तो आपको उसको यस करना पड़ेगा एंड देन सेव। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन करेंगे, बिल बनाएंगे, बिल बनाने के बाद ई इनवॉइस जनरेट कैसे होगा बिजी के अंदर देखते हैं।
डेट डाल दिया, वाउचर नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, सेल टाइप सेलेक्ट किया, पार्टी नेम सेलेक्ट किया। अब ये जो ट्रांजैक्शन है बी टू बी है बी टू सी है, कैसे पता चलेगा? तो अगर पार्टी के अंदर जीएसटी नंबर है देन इट मींस कि ये बी टू बी ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे भी हम अगर चेक करें तो बिजी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हमने यहाँ पे जीएसटी नंबर मेंशन किया हो, इट मींस ये रजिस्टर्ड पार्टी है और ये वाउचर जो बन रहा है वो बी टू बी है। तो बी टू बी के लिए इनवॉइस एलिजिबल है एज पर रूल। मटेरियल सेंटर सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट करी, क्वांटिटीज मेंशन किया, क्या रेट है वो सब डिटेल बताने के बाद इस इनवॉइस को आप सेव करेंगे, जैसे नॉर्मल आप इनवॉइस बनाते हैं एंड सेव करते हैं। जैसे ही आप सेव करोगे वैसे ही आपके सामने ट्रांसपोर्ट डिटेल विंडो अपीयर होगी। ट्रांसपोर्ट डिटेल में आपको स्टेशन और पिन कोड बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। अभी मैं ई इनवॉइस को ई वे बिल को डिसेबल करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ई इनवॉइस जनरेट करते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा। F2 एंड देन सेव। एंड जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे ही यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, क्योंकि इस इनवॉइस पे एलिजिबल था, एप्लीकेबल है ई इनवॉइस क्योंकि बी टू बी ट्रांजेक्शन है। आप जैसे ही यस करेंगे तीन ऑप्शन आएंगे, ऑटोमेटिक, जेएसएन और प्लेन एक्सेल। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक। अब इनमें से जो भी ऑप्शन आपके लिए प्रेफर्ड होगा उसको आप यस करेंगे। जैसे कि अगर आपने डिस्पैच डिटेल अगर मटेरियल सेंटर के अंदर बता रखी है तो आप इसको यस करेंगे। आप चाहते हो कि एचएसएन और यूनिट के हिसाब से डिटेल्स को क्लब ना करे देन आप यस नो कर सकते हैं। सेम आइटम को क्लब ना करें देन आप यस नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी शिपिंग डिटेल के अंदर से मेंशन करे, पिक करे, तो आप यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर टू बी रिमूव, क्योंकि चूंकि पोर्टल जो है स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके लिए अगर आपने इनवॉइस में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो इसको रिमूव कर देगा। और फिर उसके बाद आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के साथ चेक पॉसिबल एरर। बिजी बिजी आपको टाइम टू टाइम पे वार्निंग देगा और टाइम टू टाइम पे आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा। आप सबसे पहले चेक कर लें इस चीज को। तो जो भी इनवॉइस बनाया था फिर से एक बार इनवॉइस बनाते हैं, क्वांटिटी मेंशन करी, यूनिट मेंशन किया एंड देन इसको सेव करने के बाद सेम सारी इंफॉर्मेशन एंड सेव। डू यू वांट टू जनरेट ऑटोमेटिक एंड देन ओके। इसके बाद आप चेक करेंगे पॉसिबल एरर्स, तो कोई पॉसिबल एरर गड़बड़ तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रखी। तो यहाँ पे ब्लैंक है, इट मीन्स कि हमने जो भी इनवॉइस बनाया वो परफेक्ट करेक्ट है पूरा। अब उसके बाद व्यू एंड जनरेट। व्यू एंड जनरेट पे क्लिक करने के बाद एक ये लास्ट पेज आपका आएगा जिस पे आप चेक करोगे कि सब कुछ ओके है एंड देन जनरेट। जनरेट करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पे इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया। विद इन अ सेकेंड आपका इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, इनवॉइस जनरेट हो गया सक्सेसफुली। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू प्रिंट इनवॉइस, आप इसको यस करेंगे तो आप देखोगे विद इन अ सेकेंड आपका इनवॉइस का प्रिंट आउट भी ओपन हो गया। अब आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं आप प्रिंट आउट ले लें एंड देन फिर आप बिजी से इनवॉइस को प्रिंट करेंगे। तो आप जैसे ही यस करेंगे जैसे ही आप यस करेंगे वैसे ही आपका बिजी का भी प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे ही आप प्रिंट आउट लेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आपने प्रिंट आउट लिया जो कि बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट है तो इमीडिएटली आप देखोगे तो इनवॉइस पे भी आपका इनवॉइस का क्यूआर कोड बाय डिफॉल्ट प्रिंट होके आएगा, जो कि मैंडेटरी है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आप इनवॉइस के लिए एलिजिबल है और आप इनवॉइस जनरेट करते हैं देन उस केस में आपको इनवॉइस पे भी क्यूआर कोड बताना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएंगी। अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट आएगा नहीं। तो उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे
इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें आप स्टैंडर्ड इनवॉइस पे आएंगे और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन यस करना होगा। सबसे पहला, प्रिंट ई इनवॉइस IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर एक्नॉलेजमेंट डेट, अगर आपको चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। एंड सेकंड, प्रिंट ई इनवॉइस QR कोड, ये कंपलसरी है। तो इसलिए जब आप एलिजिबल हो, अगर आप एलिजिबल हैं इनवॉइस के लिए, देन उस केस में स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए आपको यहाँ से इसको यस करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, अब एक और इनवॉइस जनरेट करते हैं जिसमें इनवॉइस और ईवे बिल विद इन इनवॉइस, इनवॉइस के अंदर ही हम ईवे बिल भी जनरेट करते हैं एक ही साथ में। तो उसके लिए भी सेम इनवॉइस यहाँ पे जनरेट करेंगे, क्वांटिटी ले ली, अमाउंट बता दिया, एंड देन अब आप देखोगे तो ये इनवॉइस के लिए भी एलिजिबल है और ईवे बिल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि अमाउंट आपका सबसे पहले तो इंटर स्टेट है तो 50,000 से ज्यादा का है एज पर लॉ। अब आप इसको सेव करेंगे। अब ईवे बिल भी जनरेट करना है, उस केस में आपको व्हीकल नंबर बताना कंपलसरी है। या तो आप व्हीकल नंबर बताएं या तो आप ट्रांसपोर्टर की GST नंबर बताएं। तो यहाँ पे मैंने व्हीकल नंबर बता दिया और मैंने कहा कि जनरेट ईवे बिल विद इन इनवॉइस, मैंने ये ऑप्शन को यस कर दिया, दोनों एक साथ ही जनरेट कर दें। आप जैसे इसको सेव करेंगे, यस करेंगे, सबसे पहले पॉसिबल एरर्स चेक करेंगे एंड देन व्यू एंड जनरेट। व्यू एंड जनरेट करने के बाद ये प्रीव्यू पेज आएगा जहां पे आप चेक करोगे कि सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ करेक्ट है या नहीं है, एंड देन जनरेट। आप देखो विद इन अ सेकेंड दोनों चीजें एक साथ ही जनरेट हो गई, ईवे बिल एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आ गया और ईवे बिल का नंबर भी आ गया। आप इसको ओके करेंगे। अगर ई इनवॉइस का प्रिंट लेना है तो आप इनवॉइस का प्रिंट आउट ले लेंगे, तो ये इनवॉइस का प्रिंट आउट आ जाएगा। एंड देन अब आपके आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रिंट ईवे बिल, आपको ईवे बिल का प्रिंट आउट लेना है, देन उस केस में आप ईवे बिल का भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब आप निकालेंगे बिजी से इनवॉइस। आप इसको यस करेंगे और इन अपने नॉर्मल इनवॉइस का प्रिंट आउट देखेंगे तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ईवे बिल नंबर आ जाएगा, IRN नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, एंड बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पे इनवॉइस का QR कोड आ जाएगा। ये इनवॉइस जो फॉर्मेट है वो पूरा कॉन्फ़िगरेबल होता है। अगर आपको इनवॉइस QR कोड बॉटम में नहीं चाहिए, किसी और डायरेक्शन में चाहिए, कोई अप ऊपर हेडर में चाहिए, तो वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक इनवॉइस दिखाऊं आपको, इनवॉइस फॉर्मेट सेम इसी फॉर्मेट, इसी इनवॉइस का प्रिंट आउट लेते हैं जिसमें ई इनवॉइस मैंने एक बना रखा है। तो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से भी अगर आपको जनरेट करना है तो आप डिजाइन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस का QR कोड, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, IRN नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। तो कुछ इस तरीके से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अब एक और इनवॉइस जनरेट करते हैं और देखते हैं बिजी बताता है कि नहीं बताता कि उस पे इनवॉइस जनरेट करना है कि नहीं करना। मैंने यहाँ पे ले लिया पार्टी कैश। अब एज पर रूल क्या है कि B2C पे इनवॉइस नहीं बनाना, B2C पे इनवॉइस नहीं बनाना। अब देखते हैं बिजी बताएगा कि नहीं बताएगा। एंड मैंने इसको सेव किया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इनवॉइस ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो है और उसको हम यस भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इनवॉइस एलिजिबल नहीं है। तो ये बिजी की इंटेलिजेंस है कि वो आपको किसी भी तरीके की मिस्टेक करने नहीं देगा। और फिर आप नॉर्मल इसको सेव कर सकते हैं। आप ईवे बिल तो बना सकते हैं बट ई इनवॉइस नहीं बना सकते इसका, क्योंकि ये B2C ट्रांजेक्शन है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे बनाना है, तो टैक्स इनवॉइस हो गया। टैक्स इनवॉइस में भी सिर्फ और सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन, B2G ट्रांजेक्शन पे, B2C पे नहीं बनाना। सेकेंड, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे भी आप बना सकते हो इनवॉइस एज पर रूल। तो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे भी बना सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट, लेकिन ये होना चाहिए अगेंस्ट सेल। यहाँ पे हमने ले लिया डेबिट नोट इशू अगेंस्ट सेल, पार्टी सेलेक्ट करी। यहाँ पे मैंने IGST आउटपुट लिया जो कि वैल्यू आएगी 180, एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया
सेल। अब जब इसको आप जैसे ही सेव करेंगे, वैसे ही यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा कि जीएसटी रिपोर्ट बेसिस आपको क्या चाहिए। आपको जो पीछे आपने पार्टी सेलेक्ट करी उसी के डिटेल आपको जीएसटी के अंदर लेके जाना है, या जो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, तो यहाँ पे भी आप पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया एज पर पार्टी मास्टर। फिर ये डिटेल आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब रूल चेंज हो गया। अब उसमें आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर बताना मैंडेटरी नहीं है। बाकी आप सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। बताना चाहे तो आप बता भी सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। ये डिटेल बता दी। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, मैंने कहा रजिस्टर्ड है। अब आपने इसको सेव किया। इनवॉइस रिक्वायर्ड, मैंने कहा यस, और इसको आपने सेव किया। डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, यस करेंगे ऑटोमेटिक। सेम ऐसे ही इसमें भी आप सबसे पहले पॉसिबल एरर चेक करेंगे एंड देन व्यू एंड जनरेट, और इसको आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे वैसे ही आप डेबिट नोट पे इनवॉइस जनरेट करेंगे, और ऐसे ही इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये आपका डेबिट नोट का इनवॉइस प्रिंट आउट भी आ जाएगा। और आप देखोगे इनवॉइस पे तो ये डिजिटली साइंड इनवॉइस होता है। इनवॉइस का प्रिंट आउट जो होता है वो डिजिटली साइंड होता है। इट मींस कि वो जो हमारा इनवॉइस है वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट हो चुका है। ये जो साइन करते हैं वो करते हैं एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सेम वैसे ही आप क्रेडिट नोट पे भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए अगेंस्ट सेल। तो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे भी जनरेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपका बिलिंग डिपार्टमेंट अलग हो, ई इनवॉइस ई वे बिल जनरेशन डिपार्टमेंट अलग हो, और आप बिल टू बिल जनरेट नहीं करना चाहते इनवॉइस को, कि जैसे ही मैं बिल बनाऊं जरूरी नहीं है वैसे ही मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। हो सकता है मेरे को सुबह इनवॉइस बन गया, शाम को मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा। तो जब भी आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जब भी आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो तभी आप इनवॉइस बनाएं। जैसे ही आपका माल निकलने वाला है, कंफर्म हो चुका है, सब कुछ ओके है, तब आपने इनवॉइस बना लिया। क्योंकि पहले से बनाने में क्या है, किसी कारण से अगर वो कैंसिल हुआ और डिले हुआ तो फिर आप उसको कैंसिल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ईवे बिल भी जनरेट कर रखा है उस पे। तो इस तरीके से तो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जब भी आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, और ऐसा भी नहीं कि निकल चुका है माल, उनके पास पहुंच गया फिर आप जनरेट करो, तो वो भी प्रैक्टिस गलत होगी। तो जब भी आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो उसके कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले आप ईवे बिल इनवॉइस जनरेट करें। बल्क में अगर आपको ईवे बिल इनवॉइस जनरेट करना है तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इनवॉइस बनाया यहाँ पे, यहाँ पे एक इनवॉइस जनरेट किया और इसको सेव किया। डू यू वांट टू जनरेट यू इनवॉइस, मैंने यहाँ पे नो कर दिया, मेरे को अभी जनरेट नहीं करना, ना ही प्रिंट आउट लेना, ना ही इनवॉइस जनरेट करना। एक और इनवॉइस बनाया सेम पार्टी का, इसमें भी मैंने डू यू वांट टू जनरेट नो एंड नो, ये मैंने नो कर दिया। अब मेरे को बाद में जनरेट करना है, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा तब मेरे को जनरेट करना है। देन उस केस में आप यहाँ पे आएंगे जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। वापस से आपको इनवॉइस को वन बाय वन मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं और रीसेव करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर आएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ई वे बिल एंड ई इनवॉइस मैनेजमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जनरेट ऑब्लिक प्रिंट ई वे बिल, जनरेट ऑब्लिक प्रिंट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, दोनों अगर आपको एक साथ बनाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। सेम ऑप्शन, तीन ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक, जेएसएन, प्लेन एक्सेल। तो आप ऑटोमेटिक का यूज करेंगे। कौन सी डेट का इनवॉइस सेलेक्ट करना है वो डेट रेंज आप बताओगे, और वो सारे इनवॉइसेस यहाँ पे आ जाएंगे जिसका आपको वो इनवॉइस बनाना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको इनवॉइस, सारे इनवॉइसेस की लिस्ट मिल जाएगी, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। दोनों इनवॉइसेस को मैंने सेलेक्ट किया एंड देन जनरेट इनवॉइस। जनरेट इनवॉइस जैसे ही आप करोगे सेम वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। चेक पॉसिबल एरर से आप एरर्स चेक करेंगे एंड देन प्रोसीड विथ ऑटोमेटिक ई इनवॉइस जनरेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आप देखोगे, अच्छा मैंने वहां पे
ट्रांसपोर्टर की या तो आईडी बताना है या तो व्हीकल नंबर बताना, तो वो मैंने नहीं बताया, इसके लिए उसने एक एरर दे दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस 2, 2 इनवॉइस थे। ई इनवॉइस जनरेटेड, दोनों का ई इनवॉइस जनरेट हो चुका, बट ई वे बिल के में प्रॉब्लम आई क्योंकि हमने वहां पे व्हीकल नंबर नहीं बताया। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपडेट ट्रांसपोर्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे आप व्हीकल नंबर बताएंगे और इसके बाद इसको सेव करेंगे। तो सेम वही प्रोसेस होगा, जैसे ही आप सेव करोगे वैसे ही आपका ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बल्क में जनरेट करना है या आप बाद में जनरेट करना चाहता हो तो यस इट्स ओके, आप जनरेट कर सकते हो इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से आके ई वे बिल एंड ई इनवॉइस दोनों जनरेट कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा और कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि टर्नओवर आप कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर आप एलिजिबल होने वाले हैं या अभी भी एलिजिबल हैं तो आप ई इनवॉइस बना रहे होंगे बीजी से, तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिससे ये प्रॉब्लम एरर्स वगैरह नहीं आएंगी। तो जिसमें कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आने वाले जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर 1 अक्टूबर 2022 से ये लिमिट हो जाएगी 10 करोड़, तो अगर आप एलिजिबिलिटी है आपकी, देन उस केस में आप रेडी हो जाएं, सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर लें और जीएसपी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लें और बिजी के अंदर ये सारी चीजें मेंशन कर दें जिससे प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, जिस प्रिकॉशंस जैसे कि कंपनी जब आप क्रिएट करेंगे या बाय डिफॉल्ट आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी उसमें आप कंपनी के एड्रेस लाइन वगैरह मेंशन करेंगे, जिसमें आप दो एड्रेस लाइन कम से कम कंज्यूम करना कंपलसरी है और मोर देन 2 कैरेक्टर पर लाइन आपको बताना कंपलसरी है। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे बैट जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जीएसपी रजिस्ट्रेशन। ध्यान रहे जीएसपी रजिस्ट्रेशन आपको ई वे बिल पोर्टल पे करना है और दोनों दोनों के ऊपर करना है। दो जीएसपी अपने पास, वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट एंड पिनेकल फिनसर, तो दोनों पे आपको जीएसपी रजिस्ट्रेशन करना है और ई वे बिल इनवॉइस दोनों के अंदर वही सेम जीएसटी नंबर, जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप मास्टर क्रिएट करेंगे, मास्टर में आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे एड्रेस बताएंगे, एड्रेस की भी 2 लाइन आपको कंज्यूम करनी है। पार्टी अगर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर, स्टेशन, पिन कोड, ये सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर ऐसे ही करेंसी करेंसी कोड बताएंगे। मटेरियल सेंटर के अंदर भी एड्रेस वगैरह आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यूनिट, यूनिट के अंदर आप बताएंगे यूक्यूसी फॉर ई इनवॉइस। ई इनवॉइस का यूक्यूसी आप बताओगे कि वो जो यूनिट आपने सेलेक्ट करी है वो उसको टैग करना है बेसिकली, तो यूनिट क्वांटिटी कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड बिल सेंट्री के अंदर अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप राउंड ऑफ के नेचर को राउंड ऑफ सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप सिंपल सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे और अगर वो एलिजिबल इनवॉइस होगा तो आपसे खुद ही पूछ लेगा कि इनवॉइस जनरेट करना है, डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस और नॉट। अगर आप यस करेंगे तो बाकी की डिटेल प्रोसीडिंग करेगा और विद इन अ सेकेंड आपका इनवॉइस और इनवॉइस का प्रिंट आउट आपको दे देगा। तो इसके लिए आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं, आप बिजी में ही रह के सीमलेसली ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके अंदर एक चीज और बता दूं कि क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट है, कौन कौन से सेगमेंट इसके अंदर एग्जेम्प्ट है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी एग्जेम्प्टेड हैं, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए जो भी जितने भी हैं वो सारे इनवॉइस में एग्जेम्प्टेड है। मल्टीप्लेक्स जितने भी सिनेमाज हॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, ये सब एग्जेम्प्टेड है चाहे उनकी कितनी भी टर्नओवर हो। एससीजेड यूनिट एग्जेम्प्टेड है। तो अब एप्लीकेबल किस पे होगा, तो B2C B2B इनवॉइस पे, B2G इनवॉइस पे, बिजनेस टू गवर्नमेंट इनवॉइस पे और एक्सपोर्ट सप्लाईज पे। टर्नओवर के लिए फिर से बता दूं कि टर्नओवर जो आप कैलकुलेट करोगे वो पेन बेस्ड होगा ना कि जीएसटी बेस्ड होगा। आप पेन बेस पे टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक पेन पे आप मल्टीपल जीएसटीएन ले सकते हैं। फिर उसके बाद टर्नओवर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे, जिसमें टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाईज। तो ये 3 चीजों को कैलकुलेट करके अगर आपका 10 करोड़ बन रहा है देन आप 1 अक्टूबर 2022 से ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकेंड,
अगर आपका एग्जेम्प्ट इनवॉइस आप बना रहे हो, फिर वो चाहे B2B के लिए हो, तो भी आप इनवॉइस बनाना, इनवॉइस नहीं बनेगा उस पर। अगर आप कोई एग्जेम्प्ट इनवॉइस बना रहे हैं, अगर आप कोई एग्जेम्प्ट नील रेटेड, जीरो रेटेड इनवॉइस बना रहे हैं B2B पार्टी के लिए, B2B इनवॉइस बना रहे हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, नील रेटेड है, जीरो रेटेड है, देन उस केस में भी इनवॉइस बनाना कम, इनवॉइस नहीं बनाना है, इनवॉइस नहीं बनाना है। तो सिर्फ वो ट्रांजेक्शन, वो B2B ट्रांजेक्शन जिसमें आपने टैक्स चार्ज किया हुआ है, उसी पे सिर्फ आपको इनवॉइस जनरेट करना है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे माइंड में आते हैं कि जब हम इनवॉइस के बारे में सोचते हैं, तो जिसमें सबसे पहला है B2C सप्लाईज आल्सो कवर्ड इन इनवॉइसिंग। तो हमने पहले ही देख लिया कि नहीं, B2C सप्लाई इनवॉइस के अंदर कवर नहीं होती, सिर्फ B2B, B2G एंड एक्सपोर्ट सप्लाईज। सेकंड, इनवॉइस इज एप्लीकेबल फॉर नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। अभी रिसेंट में ही हमने डिस्कस किया कि अगर नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है, फिर वो चाहे B2B के लिए ही क्यों ना हो, उसको हम इनवॉइस के अंदर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। व्हाट डेटा एम्बेडेड इन क्यूआर कोड, जो हमें इनवॉइस का क्यूआर कोड मिलता है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें कि जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर, रिसिपिटेंट, रिसिपिटेंट का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम की इंफॉर्मेशन, एचएसएन कोड, आईआरएन नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके क्यूआर कोड के अंदर मेंशन होती है। तो जब आप उसको स्कैन करेंगे, देन वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी, आपको फोन पे या जैसे भी आप स्कैन करोगे वहां पे आपको शो कर जाएगा। इनवॉइस के क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए भी उसका एप्लीकेशन डिफरेंट आता है। आप नॉर्मल क्यूआर कोड स्कैनर से उसको स्कैन करेंगे तो उस तरीके से प्रॉपर डिटेल नहीं मिलेगी। तो इनवॉइस का क्यूआर कोड का अगर स्कैन करने के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, तो आप इनवॉइस के पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे आप अपना नंबर मेंशन करेंगे, उस नंबर पे आपका लिंक आएगा एप्लीकेशन का, आप उस पर क्लिक करके इनवॉइस का क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू कैंसिल ई इनवॉइस IRN, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस नंबर इज पॉसिबल ओनली विद इन 24 आवर। अगर आपने इनवॉइस बनाया और उसको कैंसिल करना है किसी कारण से, तो आप विद इन 24 आवर ही कैंसिल कर सकते हैं। उस पे भी एक कंडीशन है कि अगर आपने उस पर ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी बना लिया, देन उस केस में कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ई इनवॉइस एंड ई वे बिल बोथ जीएसपी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, तो नहीं, दोनों पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ ई वे बिल पोर्टल पे जीएसपी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और वो दो जीएसपी रजिस्ट्रेशन हम ई इनवॉइस के लिए भी वही सेम रजिस्ट्रेशन, जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे। प्रिंटिंग ऑफ ई इनवॉइस इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, बट विद इन 48 आवर्स। विद इन 48 आवर्स में आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसके बाद आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि हमारे माइंड में आ रहे थे, तो वो हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।